एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। मेरा नाम उर्वी है और मैं भी अपने फर्स्ट ईयर में हूँ एट जादवपुर। आज का जो वीडियो होने वाला है मैं उसमें बेसिकली दो चीज़ें तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाली हूँ। जो पहली चीज़ है और जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो है हमारी जेई की फर्स्ट अटेम्प्ट की डेट्स कि जेई हमारा कब हो सकता है। मैं तुम्हें ट्रेंड के हिसाब से बताने वाली हूँ कि तुम जेई को कब एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जो सेकंड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारी स्ट्रैटेजी कि हमें कैसे अपने सारे अटेम्प्ट्स को प्लान करना चाहिए और हमारी थिंकिंग किस तरीके की होनी चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो हमारी है जेई की डेट्स। अब काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है यार जेई की डेट्स को लेके। जब से ये कोरोना वाली चीज़ आई है 2 साल से हर बच्चे के मन में ये स्ट्रेस आता है कि जेई कब होगा, अभी तक डेट्स नहीं आई हैं, हम किस तरीके से अपनी प्रेपरेशन करें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे मन में है ये स्ट्रेस, हर बच्चे के मन में होता है। और मैं भी 1 साल पहले इसी सिचुएशन में थी, 2021 में भी यही चीज़ हुई थी। तो ये स्ट्रेस होता है हर स्टूडेंट के मन में और ये काफ़ी ऑब्वियस सा भी है कि होना ही है स्ट्रेस, है ना। बट 2 साल से पता है एक चीज़ होती है कि धीरे धीरे केसेस इंक्रीज़ होना शुरू होते हैं। तुम्हारे हर दिन 10 से 15 हज़ार केसेस इंक्रीज़ होंगे, उसके बाद केसेस पीक पे जाएंगे और पीक के बाद धीरे धीरे केसेस डिक्रीज़ होना शुरू होंगे। तो जब ऐसा होगा कि लगातार 20 to 25 डेज तक केसेस डिक्रीज़ हो रहे हैं 10-15 हज़ार की रेंज पे, उसके बाद एनटीए कुछ डिसीजन लेके आता है कि अच्छा हम अब जेई का एग्ज़ाम लेने वाले हैं। तो अभी तुम देख ही सकते हो कि केसेस अभी बढ़ना शुरू ही हुए हैं। पीक को आने में भी टाइम है और पीक को एकदम लोअर जाने में भी टाइम है। अब मैं केसेस को प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि केसेस को बढ़ना ही चाहिए, बट जो ट्रेंड है मैं तुम्हें उसके हिसाब से बता सकती हूँ कि अभी 1 से 1.5 महीने के अंदर जेई का एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। अब उसके आगे कितना जाने वाला है वो तो हम भी नहीं कह सकते, ठीक है, कुछ कमेंट्स नहीं कर सकते हम उसके ऊपर। बट 1 से 1.5 महीने तक एग्ज़ाम नहीं होगा जेई का। तो जो तुम अपनी प्लानिंग करोगे वो तुम्हें 1 से 1.5 महीने तक की करनी है। 1 महीना तुम अपने प्रेपरेशन को दे सकते हो और लास्ट का 15-20 डेज तुम अपने मॉक टेस्ट के लिए रख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से तुम प्लान कर सकते हो। इतने तो तुम्हारे पास होने ही वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज़ की तो तुम श्योरिटी रखो ही। अब हम आते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर कि हमें किस तरीके से अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। तो जो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है ना वो है हमारी पर्सनल सिचुएशन एनालिसिस। अब इसका मतलब ये है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस काफ़ी अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे का रोटेशन काफ़ी स्ट्रांग हो और किसी बच्चे को रोटेशन आता ही नहीं हो, है ना। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें कौन सी चीज़ आती है और कौन सी चीज़ नहीं आती है। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमें अपना सिलेबस कंप्लीशन कितना हुआ है ये पता होना चाहिए। और जितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है क्या हमने उसका रिवीजन अच्छे तरीके से किया है या फिर नहीं किया है। जो हमारी थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये है कि हमने जितना भी अभी तक पढ़ा है क्या हम उतना ही अपने मॉक टेस्ट में स्कोर कर पा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुमने 50% सिलेबस करके रखा है तो क्या तुम अपने मॉक के अंदर 40 to 50% मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो। अगर ये चीज़ तुम कर पा रहे हो तो तुम सही ट्रैक के ऊपर हो, तब तुम्हें ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारी जितनी प्रेपरेशन है उतना तुम स्कोर नहीं कर पा रहे हो तब तुम इस वीडियो को देखो और अपनी पर्सनल सिचुएशन एनालिसिस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करो कि तुम्हें कौन सी चीज़ डेवलप करने की ज़रूरत है और तुम कहाँ पे लैक कर रहे हो। ठीक है, होप कि तुम्हें ये समझ में आया होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो है एनसीईआरटी केमिस्ट्री। मैं अपने हर वीडियो में ये एक चीज़ बोलती हूँ कि एनसीईआरटी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलती हूँ। मेरे केमिस्ट्री के अंदर 56 मार्क्स आए थे और उससे भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते थे मेरे अगर मैंने एनसीईआरटी केमिस्ट्री को और ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा होता। एक क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री के अंदर बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से और मुझे याद है कि वो क्वेश्चन, मुझे पता है कि वो कौन से पेज के ऊपर लिखा है बट मुझे उसका आंसर याद नहीं था। तो आई विल रिकमेंड कि जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से एनसीईआरटी केमिस्ट्री को पढ़ो। अब ना एक चीज़ मैंने नोटिस की है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के अंदर और एक टाइम पे ये चीज़ मेरे अंदर भी थी। काफ़ी कूल लगता है ये एक चीज़ बोलने में कि केमिस्ट्री तो यार रटने की चीज़ है, हम कितना ही रटेंगे, है ना। बट जिस बच्चे को एकदम अंदर मन से अच्छा कॉलेज चाहिए ना, मतलब उसने एकदम ठान रखा है कि उसे अच्छा कॉलेज चाहिए,
तो अगर केमिस्ट्री की जगह उसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी कुछ भी पढ़ना होता वो पढ़ लेता, क्योंकि उसे वो अच्छा कॉलेज चाहिए। वो ये नहीं सोचता कि उसमें मुझे याद करना है, मुझे उसमें प्रैक्टिस करनी है। बस वो अपने मन को पक्का कर लेता और उस चीज़ की तैयारी करने लगता। तो आई होप कि तुम अब एनसीईआरटी केमिस्ट्री को अपना पूरा ध्यान देने वाले हो। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि तुम प्रॉपर टाइम अलॉट कर रहे हो अपने अपने चैप्टर्स को, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जिस चैप्टर का तुम्हारा जितना वेटेज है उसके हिसाब से तुम्हें टाइम अलॉट करना है, और जो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है उसे भी उतना ही टाइम अलॉट करना है जितना तुम दूसरे सब्जेक्ट्स को कर रहे हो। मान लो कि अगर तुम्हारा मैथ्स सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरे दिन मैथ्स ही करते रह जाओगे और फिजिक्स और केमिस्ट्री को इग्नोर कर दोगे। अगर तुम 1 घंटा मैथ्स कर रहे हो तो तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी 1-1 घंटा ही देना है, मतलब कि इक्वल टाइम अलॉट करना है, ताकि जो तुम्हारा स्कोर आए वो भी उसी तरीके का आए और तुम्हारी परसेंटाइल पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़ रहा हो। अब ये जो 3 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि तुम्हें लग रहा हो कि दीदी ये तो सिर्फ 3 ही पॉइंट्स थे, इससे अच्छा स्कोर कैसे आ सकता है, बट जिसे समझना होगा वो इसी 3 पॉइंट्स में अच्छे तरीके से काम कर लेगा और अच्छे से समझ जाएगा। अब एक लास्ट पॉइंट है जो तुम्हारे साथ मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, जो कि हमारा फोर्थ पॉइंट, और दिस इज़ अबाउट पेड मेंटोरशिप प्रोग्राम। अब पेड का नाम सुनते ही काफ़ी सारे बच्चों के मन में आता है कि दीदी फ्री की भी तो चीज़ें अवेलेबल हैं, तो हम पेड क्यों लें। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ कि तुमने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कोचिंग प्रेफर करते हैं रादर दैन सेल्फ स्टडी। अब रीज़न तुम्हें भी पता है ना कि कोचिंग में सब चीज़ें तुम्हारे पास अवेलेबल होती हैं, तुम्हारा काम होता है सिर्फ पढ़ाई करना, है ना। तो इसलिए तुम कोचिंग जाते हो। तो सेम फॉर मेंटोरशिप प्रोग्राम, अगर तुम्हारे पास एक मेंटर होगा तो तुम्हारे पास बस पढ़ाई करने का काम रहेगा, उस पढ़ाई को किस तरीके से करना है वो तुम्हारा मेंटर देखेगा। अब अगर तुम मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम लेते हो तो तुम्हारी मेंटर मैं होंगी। अब इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में क्या होने वाला है ना कि तुम मेरे साथ एक कॉल पे कनेक्ट कर सकते हो, अपनी सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो और मैं तुम्हें उसका सॉल्यूशन दे दूंगी, ठीक है। और ये चीज़ काफ़ी आसान हो जाती है अगर हमारे पास एक मेंटर हो और हम उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता पाएँ और हमें अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस काफ़ी आसानी से मिल जाए। अब अगर तुम मेरे मेंटोरशिप प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ, वहाँ जाके बस ये मैसेज करना, आई वॉन्ट टू एनरोल। इससे कुछ भी हटके मैसेज मत करना। अगर तुम्हें एनरोल करना है तभी मैसेज करना, अगर एनरोल नहीं करना है तब मुझे मैसेज मत करना प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है। आई होप कि तुम लोग समझ गए होगे। और अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करके जाओ और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। टिल देन यस, पढ़ते रहो, टेक केयर, बाय बाय।